नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है, यानी कि इसमें क्लैरिटी नहीं है, इनका दुरुपयोग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर दिया, साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होनी है। चीफ जस्टिस ने आदेश देते हुए कहा कि 2012 के नियम फिर से लागू होंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि रेगुलेशंस में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उनसे यह लगता है कि इस रेगुलेशन का दुरुपयोग किया जा सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी उन याचिकाओं पर की है जिनमें यह आरोप लगाया गया नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। आपको बता दें कि यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था, जिसका देश भर में विरोध भी हो रहा है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 है उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने जो नए रूल रेगुलेशन थे यूजीसी के उनको स्टे कर दिया गया है और 2012 के जो रूल्स हैं उनको दोबारा से लागू कर दिया है। कारण माना है जो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा, एक सजेशन भी आया है कि एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर लीगल एमनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार है, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है, अब मार्च 2019 की जो है वो तारीख दी गई है। कमेटी में सर कौन कौन लोग होंगे, इसके बारे में क्या टिप्पणी की गई है? अभी जो सजेशन आया था उस सजेशन में लीगल एक्सपर्ट्स की बात की गई है, एकेडमिक्स की बात की गई है, सामाजिक जानकार जो है उनकी बात की गई है, पर अभी फॉर्मेशन को लेकर कोई साफ बात नहीं की गई है, लेकिन सजेशन आया तो आगे देखना होगा। और हमने इस बात को पॉइंट आउट किया कि अगर इस प्रकार से रेगुलेशन लागू रह जाते हैं, अभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस होने वाले हैं, नए फ्रेशर्स बच्चे जाएंगे जिन्हें रैगिंग का सामना होगा और रैगिंग यूनिवर्सिटीज में ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर कैंपस में रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट है। और लेकिन ये जो नया एक्ट आया था इसमें रैगिंग की डिफिनेशन ही गायब कर दी थी, तो इस रेगुलेशन में कमी तो थी। और रैगिंग अगर होती किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे के, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कहीं शिकायत करने का, क्योंकि उसको क्रॉस केस का डर होता कि भाई ये हमारे खिलाफ कह देंगे कि उन्होंने कास्ट बेड एट्रोसिटी हमारे अगेंस्ट की है। इक्विटी स्क्वाड के पास ये है कि भाई अगर एससी/एसटी का कोई भी शिकायत आता है उसको कंप्लेन करनी है पुलिस को, तो पता चला जो पढ़ने गया पहले दिन वो जेल पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक ड्रैकोनियन लॉ था। ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1872 जैसा था, जहाँ कुछ जातियों को मान लिया गया था अपराधी था। इस रेगुलेशन ने मान लिया था कि जनरल कैटेगरी के बच्चे अपराधी है। कहना नहीं है। देखिए, यूजीसी ने जो भी आदेश जारी किया था उसको देश की सर्वोच्च अदालत ने उस पर रोक लगा दिया है, इसलिए इस संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी आदेश पे कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। जो आदेश होगा उसका सरकार पालन करेगी। यूजीसी पर बहस हो रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत सारे पक्ष उसमें सामने आ जाएंगे और हमें उम्मीद है कि जो यूजीसी के मामले में बातें निकल करके आ रही हैं, अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना, दोषी बचे ना, दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, ये हम सबका यही मानना है। और इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में, और 2012 के रेगुलेशंस में कमी क्या रही या उसमें क्या क्या फैसले हुए थे या किस तरह का यूनिवर्सिटी या वहाँ के लोगों ने व्यवहार किया था, टेकअप किया था उनके चीज़ों को,
फिर आज 26 में आ गए नए रेगुलेशन। तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा? निश्चित तौर से मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपसी भाईचारा खराब करने के लिए बंटवारे का काम कर रहे थे, पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाना, फिर अपने परिवार के लोगों को अंदर करना, अगड़ा पिछड़ा करना, दलित करना, और पूरी तरीके से इन लोगों ने जो काम किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। ये देश सबका है, सबके एक समानता है इस देश के अंदर, और कानून ऐसा बने जो सबको एक समानता के साथ में देखे, चाहे वो अगड़ी जात के हों, चाहे पिछड़ी जात के हों, चाहे दलित हों, चाहे मुस्लिम हों, सबके लिए एक समानता का कानून होना चाहिए। निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, और निश्चित न्यायपालिका, मैंने पहले भी कहा था कि न्यायपालिका इस पर न्याय करेगी, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच थी, जो मोदी जी ने जिस तरीके से बंटवारे का काम किया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। देखिए, जिस दिन से यूजीसी लागू हुआ उसी दिन से मैं कह रहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, आप जाओ न्याय मिलेगा। उसी दिन से मैं कह रहा हूं, सरकार भी आपके पक्ष में है। सरकार ने भी कहा कि हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में जो रिपोर्ट आएगी, जो संशोधन करना होगा कर लिया जाएगा, जो रिपोर्ट कहेगी, जो संशोधन आएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने, तो मैं तो उसी दिन से कह रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, दरवाजा खुला, न्याय मिलेगा। आपको अगर इस तरह का अंदेशा है तो आज वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को माना, अब स्टे दिया है, अब आगे सुनवाई होगी। के मामले को लेकर के भी उस पर रोक लगा दी, आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, जो भी है अब न्यायालय में गया है, अब न्यायालय जो इस पर निर्णय करेगा और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। सर, कई लोग कह रहे हैं कि अब इसमें इम्प्लीमेंट करके और बेहतर किया जाएगा। जो भी अब न्यायालय पर में है, तो न्यायालय के उस पर हम लोगों को कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। और उधर यूजीसी विवाद पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए मायावती ने लिखा कि यूजीसी द्वारा देश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए जो नए कानून लागू किए गए हैं, जिससे सामाजिक तनाव वातावरण पैदा हो गया है, ऐसे वर्तमान हालात के मद्देनजर रखते हुए हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का आज का फैसला ये उचित है, जबकि देश में सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा नहीं होता अगर यूजीसी नए नियम को लागू करने से पहले सभी पक्ष को विश्वास में ले लिया होता। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी यूजीसी के नए नियमों को लेकर प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। कई जिलों में सवर्ण समाज के लोगों को और अलग अलग संगठनों ने विरोध जाहिर किया। तस्वीरें आप देखिए, विरोध जाहिर किया। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर हाथों में काला झंडा और तख्तियां लेकर अपना विरोध ये जताया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है। और वहीं यूजीसी के नए नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आगरा में भी अधिवक्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला है। दरअसल यूजीसी के नए नियमों को लेकर अधिवक्ताओं ने भी अपना विरोध जाहिर किया था और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मनाते हुए अधिवक्ता नजर आ रहे हैं। देखिए, जब सरकार के द्वारा यूजीसी बिल लाया गया, जनता ने पूरे देश में सड़कों पर उतरकर सरकार का और इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और इस बिल पर रोक लगाई। अधिवक्ता समाज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच दिल की गहराइयों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करता है और ये राष्ट्र हित में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की मीटिंग भी हुई है, जहां पर बड़ा फैसला लेते हुए एक साथ 30 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव इसमें शामिल हैं, जिनसे प्रदेश के लाखों लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। और उस मीटिंग में प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत भरा फैसला लिया गया, जबकि इसके तहत अब उत्तर प्रदेश के शिक्षक भी राज्य कर्मचारियों की तरह ही कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे, और जिसमें 11,92,000 से अधिक शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक साथ ही रसोइया सीधे सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।
प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों, अनुदानित एवं स्व-वित्त पोषित में कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत वार्डन, पूर्णकालिक, अंशकालिक शिक्षक, शिक्षिका एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइया एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में माननीय श्री संदीप सिंह जी जो हैं वो अपनी बात रखेंगे, जो हमारे माननीय मंत्री हैं बेसिक शिक्षा के। आज माननीय मंत्री परिषद के समक्ष जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि जो शिक्षक दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि समस्त शिक्षकों को जो बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन शिक्षक हैं, जो कि 4,34,226 हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षक जो कि 13,380 हैं, और बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जो शिक्षक हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षक, और बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक 4,72,735, शिक्षा मित्र 1,42,929, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुदेशक जो कि 24,717 हैं, और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के वार्डन, पूर्णकालिक, अंशकालिक शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए जो कि 7,479, और प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइये 97,344, और विशेष शिक्षक जो कि CWSN शिक्षक हैं, ये ऐसे हमारे 2,581, यानी कुल मिलाकर के 11,95,391 हमारे जो प्रदेश में शिक्षक हैं, इनके लिए कैशलेस जो चिकित्सा की सुविधा, कैशलेस चिकित्सा सुविधा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, इसको आज माननीय मंत्री परिषद के द्वारा सहमति मिली है। और उधर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचे हैं, जहां पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने योगी कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए फैसलों को ऐतिहासिक बता दिया। उन्होंने कहा कि 15 लाख से अधिक बेसिक, माध्यमिक और वित्तविहीन शिक्षकों, अनुदेशकों और रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा ये दी जाएगी, जिसमें शिक्षक परिवारों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम आज पूर्व विधायक खब्बू तिवारी की मां के उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 15 लाख से अधिक, चाहे वो बेसिक के हों, चाहे वो माध्यमिक के हों, चाहे हमारे वित्तविहीन के हों, सारे शिक्षकों को, अनुदेशकों को, रसोइयों को 15 लाख से अधिक ऐसी संख्या है, उनको कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। और यह ऐतिहासिक निर्णय है, और इससे बड़ी संख्या में जो हमारा शिक्षक परिवार था उसमें खुशी की लहर। धन्यवाद। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपने लंबित मांगों को लेकर, जितनी भी सहायिकाएं हैं लंबे समय से आंदोलन कर रही हैं, और अपने आंदोलन को उन्होंने और उग्र रूप दे दिया है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको कुछ तस्वीरें आगे दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह तस्वीरें आप देखिए, और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यह ज्ञापन भी सौंपा है। प्रमुख मांगों में पूर्णकालीन सरकारी कर्मचारी का दर्जा, उचित वेतन, ग्रेजुएटी, महंगाई भत्ता और साथ ही मेडिकल अवकाश प्रदान करना, ये तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। इसके अलावा सेवानिवृत्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पेंशन, पदोन्नति में आयु सीमा की जो बाध्यता है उसको खत्म करने, पोषण ट्रैकर पर काम करने के लिए 20,000 रुपए प्रति माह और रिचार्ज की रकम मांगे भी इसमें शामिल हैं। इसी के साथ ही 1,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि को मानदेय में शामिल करने की मांग भी की गई है।
और ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर, सहारनपुर, श्रावस्ती, फतेहपुर, महोबा और लखनऊ की तस्वीरें, जहां पर ये जो कार्यकर्ता है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। उन्होंने अपनी मांगे ये सामने रखी भी हैं, बाकायदा एक प्रस्ताव भी उन्होंने ये दिया है। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है, वेतन समेत विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और जगह जगह आज ये दिन भर तस्वीरें देखने को मिली हैं। प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन, तमाम मांगों का उन्होंने जिक्र किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधर गाजीपुर में भी अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विकास भवन परिसर में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही डीपीओ पवन कुमार को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। और ये हम लोग की पहले तो मानदेय हम लोग की बहुत कम है। जिस हिसाब से हमारी आंगनबाड़ियाँ काम करती हैं, अपना कार्य के बाद अन्य कार्य यानी सरकार का अलग से कार्य हमारी करती है बहनें, और मिलता है कितना 5.5। इसलिए हमारा ये डिमांड है कम से कम 22,000 रुपया कार्यकर्ती को और 11,000 रुपया हमारी सहायता बहनों को मिले। की प्रमुख मांगे तो बहुत, लेकिन प्रमुख 5 मांगों को लेके आज हम लोग जो है पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का ये धरना है और ये जिले पे है। सबसे प्रमुख मांग हमारी है कि हमारा मानदेय जो है वृद्धि किया जाए। उसके बाद दूसरा है कि हम लोग की मोबाइल जो 4G 2G मिली है उसमें कोई काम नहीं हो रहा है और हम लोग की आंगनबाड़ियों पे लाभार्थी द्वारा जो है मारपीट किया जाता है। उसके बाद कंप्लेंट किया जाता है, कोतवाली जाते हैं और हमारे अधिकारी इसमें कोई मेरा सहयोग नहीं करते। कहते हैं कि मुझसे कोई मतलब नहीं है, आप मार खाइए, और कहते हैं कि अगर आपका फेस कटिंग नहीं करा लाभार्थी का तो उस राशन को आप अवशेष में रखिए। तो उनका मानदेय, उनका कहना है कि उनका मानदेय इनके काम के हिसाब से बहुत कम है। विभागीय काम भी देखते हैं, जब विभागीय काम भी ये लोग देखते हैं और उस हिसाब से इस प्रदेश में इनका कहना है कि इन प्रदेशों में ज़्यादा है मानदेय और उस हिसाब से इनको कम से कम 22,000 की डिमांड इन्होंने की है। उसको शासन को भेज देता हूँ और निदेशालय को भेज देता हूँ और रिक्वेस्ट भी करूँगा इनका मानदेय बढ़ाए। सहारनपुर के शिवालिक वन प्रभाग क्षेत्र में लगातार प्रतिबंधित पशुओं का शिकार जारी है और यह आरोप बजरंग दल के नेता हरीश कौशिक ने लगाए हैं। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शाकुंभरी वन क्षेत्र में एक हिरण का सिर मिलने पर धरना प्रदर्शन किया था और इस दौरान रेंजर पर शिकारियों से मिली भगत के आरोप भी लगाए थे। शाकुंभरी रेंज की बड़कला चौकी है, उसके पास में एक वन्य प्राणी है हिरण प्रजाति का। उसका शिकार यहीं के क्षेत्र के कुछ जो वन्य जीवों का शिकार करते हैं उनके द्वारा किया गया है और उसी के विरोध में यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर आज इस वन्य जीव का जो शव है उसको रखकर हम बैठे हैं। और इस क्षेत्र में पहले भी पूर्व में बहुत सारी वन्य जीवों के का शिकार की घटना हो चुकी है, लेकिन इस क्षेत्र के जो रेंजर हैं वन्य जीवों का शिकार वही कराते हैं और उनके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लेते और उनमें मिली जुली भगत से इस क्षेत्र में वन्य जीवों का शिकार होता है। और उधर कानपुर देहात की रनिया थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल जहां पर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर रायपुर और कुखट स्थित एक बंद पड़ी जो फैक्ट्री थी उसमें छापा मारा, जहां से करीब 1 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। हो गया 10-15 दिन, मगर हम बीच में नहीं आए साहब। 3-4 दिन इधर आए हैं, हमको 1000 रुपये मिलता था और इधर उधर फेरी वालों दे देते थे। ये मान लीजिए जो कमरे में रहता था साहब, धारा लोग पता नहीं साहब, हमको तो 10-15 दिन हो गए साहब। नहीं साहब, हमको नहीं लपटे, बेचते नहीं साहब, फेरी वालों को दे देते थे बस। हम ले जाते थे खाली 1 बंडल। हम तो किदवाई नगर में रहते हैं, बाकी धारा से हम ले जाते थे, खाली हमारा व्यापारी था धारा। हम ले जाते तो वहां पे दे देते, पुड़िया बेच वहां पे दूसरे को दे देते थे, 1000 रुपये मिल जाता था, बस वहां पुड़िया बिकते थे। 1 बंडल ले जाते थे, चटाई में रख के ले जाते थे। अयोध्या जिला जेल से 2 कैदियों के फरार होने का मामला यह सामने आया, जिसमें जांच के दौरान डीआईजी जेल शैलेंद्र कुमार
मित्री मौके पर पहुंचे हैं और जांच में सामने आया कि दोनों कैदी विशेष 4 नंबर बैरक में बंद थे और रोशनदान की जो ईंट थी उसको उन्होंने तोड़ा, तब वो बाहर निकले और कंबल की रस्सी बनाकर बाउंड्री वॉल कूदकर दोनों कैदी फरार भी हुए हैं। मौके से बांस और सरिया भी बरामद हुआ है, जांच चल रही है। ये जो दो बंदी फरार हुए हैं वो यहाँ की विशेष सुरक्षा कक्ष नंबर 4 में बंद थे। दोनों बंदी उसी में बंद थे। रात में किसी समय उन्होंने जो विशेष सुरक्षा कक्ष है उसके रोशनदान के नीचे से ईंटें निकाल के विशेष सुरक्षा कक्ष से बाहर निकले और फिर मेन वॉल को क्रॉस किया उन्होंने। सामान जो हमें मिला है, एक बांस मिला है जो लगभग 25 फीट का है, एक सरिया मिली है जो लगभग 30 फीट की है, कंबल मिला है और बाकी जो सामान है वो ढूंढे जा रहे हैं कि अगर और कोई चीज है। क्या लगता है इसका मतलब ये है कि कोई किसी ने रात में ठीक से ड्यूटी नहीं की अपनी अपनी जगह पे। जिनको जो ड्यूटी अलॉटेड थी, चाहे ड्यूटी बंदी को देखने की, चाहे ड्यूटी वालों को चेक करने की। सड़क सुरक्षा को लेकर हमीरपुर से एक सराहनीय पहल सामने आई है, जहां पर सड़क सुरक्षा माह के तहत एक सीमेंट फैक्ट्री में जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर कर्मचारियों को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलवाई गई है। वहीं इस दौरान हेलमेट वितरण, जागरूकता बाइक रैली के माध्यम से सुरक्षित यातायात का एक मजबूत संदेश भी दिया गया। हमीरपुर में आज सड़क सुरक्षा माह को लेकर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षिका मैडम डॉक्टर दीक्षा शर्मा, आरटीओ सर अमिताभ राय, सीओ सदर श्री राजेश कमल वे शामिल हुए। उसके अलावा हमारे जेके सीमेंट के सभी पदाधिकारी, श्रमिक बंधु, ड्राइवर्स और लॉजिस्टिक टीम पूरी सभी लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को लेकर हमारा अवेयरनेस बढ़ाने का था और उसमें हमने लगभग 100 हेलमेट का वितरण किया। उसके पश्चात एक वाहन रैली निकाली जो कि प्लांट से लेकर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।